नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य गौतम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टैटिक जी के बाई गोविंद सर। दोस्तों, आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पीवाईक्यू, साथ में रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी जीडी सीजीएल यूपी एसआई रेलवे आपके जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है खासकर। और आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखना कि सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे जाने हैं। और ये सीरीज़ आपके लिए इतना बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपको पता एग्ज़ाम देने के बाद ही, इसको देखने के बाद ही लगेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको फॉलो करो, कंटिन्यू फॉलो करो। डेली मैं इसमें आपको लेके आता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं बता रहा हूँ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सच में आप मिला के देख लेना कि आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो इसमें से जरूर से आए होंगे गारंटेड आए होंगे और आगे आ सकते हैं, चांस हैं इसके। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको रेगुलर फॉलो करो और जो रेगुलरली इसको फॉलो करेगा तो उसको ही इसका बेनिफिट मिलेगा, उसको फ़ायदा मिलेगा। बाकी तो ऐसे देख के छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आपको क्या करना है, बस आराम से सुनना है, मेरे साथ में लास्ट तक बने रहना है 40-50 मिनट तक। और आपके सारे क्वेश्चन इसमें 20 क्वेश्चन हैं कवर हो जाएंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू सब कुछ हैं दोस्तों। बस लगना देखना है, इंपॉर्टेंट तरीके से सीरियस होकर के देखना है। हम इसमें पहले की तरह आपसे सवाल पूछेंगे, कमेंट में आपको जवाब देना है और बिल्कुल अंदर कमरे के अंदर रूम बंद करके आराम से देखिए बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो शुरुआत करते हैं आपका 31 क्वेश्चन। इससे पहले कि हमने 30 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, वो भी आप सेट 1 और सेट 2 देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है? तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझना चाहिए आपको, उसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आपने उल्टा सीधा पढ़ लिया। तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ा करें, है ना। तो देखिए, तो इसका आपका जो आंसर है, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। तो 71 है। अब ये मतलब है क्या, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको मतलब दिखा दिया, तो हम समझाते हैं इसमें डिटेल में। बाकी जो स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम इसमें क्वेश्चन सिर्फ दिखाते नहीं, मतलब आपको डिटेल में इसका बैकग्राउंड समझाते हैं और जिससे कि आपको फैक्ट भी बताते हैं। तो आपका पूरा क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में डिस्कस हो जाता है, दिमाग में फिट बैठ जाता है। तो चलिए अब जैसे समझाता हूँ उसका मैं बैकग्राउंड। देखिए, अब होता क्या है कि दोस्तों कि भारत में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति देश के जो दो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं हमारे, है ना। तो क्या है कि इनके जो चुनाव हैं एक विशेष प्रक्रिया के तहत हम करवाते हैं। लेकिन अगर इनके चुनाव में कोई विवाद, मतलब ऐसे ही कोई मसला उत्पन्न हो जाता है, तो जैसे कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं ना, और या फिर परिणाम को चुनौती दी जाए, तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा। अब ये भी दिक्कत आती है ना। तो इसके लिए बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट, कहीं और तो जाएंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाते हैं। इनके अगर मुद्दे आते हैं तो दोनों में, तो इनकी लड़ाई सीधी सुप्रीम कोर्ट में पहुँचती है। तो संविधान का अनुच्छेद 71 आपका ये बोलता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो भी रिलेटेड मैटर हैं, सभी विवाद हैं वो संदेह जो हैं आपके निपटा रहे हैं, सब कुछ आपका केवल सुप्रीम कोर्ट में ही डिस्कस होगा। वहीं पे आपको इसको सुलझाया जाएगा आराम से। तो जज साहब बैठ के बोलेंगे कि आप लोग कॉकरोच हैं, तो वो कॉकरोच सिस्टम यहाँ पे नहीं चले। मतलब बता रहा हूँ कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में आपको इनको दोनों का सुलझाया जाएगा, बात कराई जाएगी भाई कि लड़ाई मत करो, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इनको मैटर को सुलझाया जाता है यहाँ पर पे। तो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय यहीं होता है, ठीक है ना। ये और सुप्रीम कोर्ट का ये लास्ट मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करना कि ये कोर्ट का अंतिम निर्णय होता है और बाध्यकारी होता है, मान नहीं पड़ता है। मतलब यही कारण है कि दोस्तों ये अनुच्छेद आपका पूछा जाता है और आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए ये क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसके बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है आपका 54 में, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है आपका 66 में, आपका उपराष्ट्रपति आता है। ये चुनाव जो है इसका, है ना। और फिर चुनाव विवाद जो होंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 साल का होता है और उसकी शपथ 60 में लिखी हुई है, ठीक है ना। 32वां क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आपको पता है तो बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। देखिए 1905 में क्या हुआ था कि 1905 का बंगाल विभाजन भारत की इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट घटनाओं में से एक मानी जाती है।
ठीक है ना। और ये उस टाइम बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत माना जाता था, ठीक है ना, बहुत बड़ा था बंगाल का जो प्रांत था। अब ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक सुविधा को एक तरीके से, जो प्रशासनिक सुविधा थी ना उस टाइम की, तो सुविधा का एक तरीके से बहाना बनाकर तो बंगाल को फिर 2 भागों में बांट दिया कि भाई हमें तो ये बंगाल को 2 भागों में बांटना है कि प्रशासनिक सुविधाएं हो जाएंगी, ये सब हो जाएगा। अब इस विभाजन का, अब जो विभाजन हुआ था, डिवीजन हुआ था इसका, इस डिवीजन का मुख्य उद्देश्य जो था भारतीयों को धर्म के आधार पर बांटना था और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था, समझ गए ना, ये इसलिए किया था। अब उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे और उन्हीं ने ये विभाजन लागू किया था, समझ गए ना। और बंगाल विभाजन के विरोध में फिर क्या हुआ था, पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गए थे, लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। फिर लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू कर दिया कि हमें नहीं इस्तेमाल करनी विदेशी वस्तुएं, जो क्रीम पाउडर सब कुछ है तो ये सब लगाते हैं ना आज के टाइम पे, तो ये सब पहले इन्होंने बहिष्कार कर दिया। आज के टाइम पे भी कर सकते हैं कि स्वदेशी अपनाओ और मेक इन इंडिया चलाओ, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अपना पैसा अपने देश में रहेगा, बाहर नहीं आएगा। और देखिए, और भारत की जो वस्तुएं थी उनको अपनाने की बात की थी और वंदे मातरम का नारा इसी आंदोलन के दौरान हमने अपनाया था कि वंदे मातरम का आया था, तो इसी टाइम पे आया था वंदे मातरम, ठीक है ना, समझ गए। डिटेल में डिस्कस कर लिया हमने। और इसके बाद यह 1905 में विभाजन हुआ था, 1911 में यह रद्द भी हो गया था। फिर स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसमें क्या होता है कि हाँ कि 1911 में दोस्तों, कि 1911 में ब्रिटिश सरकार को ये विभाजन जो है वापस लेना पड़ा था। ये सब चीज़ें देखने के बाद लड़ाइयाँ होनी हुई थी, तो ये विवाद हो रहे थे। इसके बाद 1911 में वापस भी ले लिया था। तो इसलिए बंगाल विभाजन जो है आपका और स्वदेशी आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें इसमें होती हैं बहुत। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, वंदे मातरम को लोकप्रिय हुआ यहाँ पे, करजनदे विश्वविद्यालय आयोग भी बनाया था यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें हम 33वां क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ दोस्तों, हल्के मत लेना और सुनना समझना, और चीज़ें आएंगी आपके पास में जो ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है, बस समझना है, दिमाग में फिट हो जाएंगी। आप पीडीएफ पढ़ लेना, पीडीएफ से पढ़ोगे फिर रिवीजन कर लेना। बस 10 आपको ज़्यादा नहीं 20 मिनट क्वेश्चन रिवीजन को दे देने हैं, इतना ही हो जाएगा, 20 मिनट में सब हो जाएगा। 10-20 मिनट में कुछ नहीं होता, रिवीजन कर लोगे फिट हो जाएगी दिमाग में। उससे देखिए 33 क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। मीठा पानी मतलब कि उसमें शायद चीनी मिला दी होगी, है ना, गुड़ मिला दिया होगा, तो वाला सिस्टम। मीठा मतलब फ्रेश वाटर जो हम घर में पीते हैं ना, मीठा पानी उसे बोलते हैं। तो ये होता है मीठा पानी। कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है वूलर। तो वूलर झील है ऑप्शन बी इसका। तो वूलर झील क्या है कि आपकी भारत की सबसे मीठे पानी की झील पानी आती है, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है ये आपकी, है ये जम्मू और कश्मीर में। अब झेलम नदी से जुड़ी हुई है ये, ठीक है ना। आपकी जो झेलम नदी है ये उससे जुड़ी हुई है, मतलब ये झील केवल आपकी भौगोलिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, बल्कि आपकी ये आपका इन्वायरमेंट हो गया और जैव विविधता के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट और आपका बायोडाइवर्सिटी, तो मतलब कि ये जो है मतलब बहुत सारे पक्षियों हो गए यहाँ पे और जलीय जीवों का एक प्राकृतिक आवास भी मान सकते हैं। काफ़ी जलीय जीव वहाँ पे आते हैं, रहते हैं, और पक्षी भी आते उड़ते रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो कि भाई मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी है, तो लोग तो आएंगे। साफ पानी में हर कोई रहना चाहता है, हर कोई जीव जंतु आना चाहता है। अब परीक्षाओं में अक्सर वूलर झील, चिल्का झील, अब लोकटक झील और सांबर झील में क्या है कि इसमें चीज़ों में अंतर भी पूछ जाते हैं। अब इनको आपको याद रखना है कि जो चिल्का झील खारे पानी की झील है। चिल्का झील कौन सी है आपकी, ये है आपकी खारे पानी की झील। खारा पानी मतलब उसमें लवणता होती है, मतलब उसमें नमक ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये जो आपका NaCl होता है, ये चीज़ें लवण होती हैं उसमें। अब जबकि आपकी जो वूलर झील है वो मीठे पानी की झील है। अब भारत की जैसे समुद्र का पानी क्या है, खारा है, तो उसे कहते हैं खारा पानी, ये होता है। तो अब जबकि जो आपकी वूलर थी वो मीठी थी, है ना, फ्रेश वाटर, भारत जैसे हमारे घर का पानी होता है। अब भारत की झीलों से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें क्या देखिए कि जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी से निर्मित है ये, और चिल्का आपकी खारे पानी की झील है ये। और ये लोकटक कहाँ पर है, मणिपुर में आपकी, और सांबर कहाँ पर है आपकी, राजस्थान में। लोकटक, अब लोकटक मान लो, लोकटक है ना, तो टक जब पैसे नीचे गिरते हैं तो टक टक करते हैं, मतलब कि मनी जब नीचे गिरती है तो टक टक करती है ना। तो इससे याद रख सकते हैं आप, जब टक टक मतलब कोई मनी नीचे गिरेगी तो वो टक टक करेगी। तो ये याद रखने की ट्रिक है हमारी। मनी मतलब मणिपुर मतलब टक, लोकटक। और सांभर मतलब राजस्थान में सांभर, इडली सांभर, मतलब ये सब ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं याद करने के लिए। देखिए 34 में मानव शरीर में सुसाइड बैग किस कोशिकांग को कहते हैं। तो सुसाइड बैग किस कोशिकांग को कहते हैं, ये आपने क्वेश्चन देखा भी होगा, सुसाइड बैग, है ना।
तो काफ़ी बार पूछा गया है, साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपका होगा लाइसोसोम। ऑप्शन बी है लाइसोसोम। अब दोस्तों ये होता क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए, रेड शर्ट टी शर्ट वाले ध्यान से सुनो। देखिए अब जो हमारे मानव शरीर की जो प्रत्येक कोशिका के अंदर आप देखोगे, मनुष्य की जो कोशिका है, सेल होती है, उसके अंदर कई छोटे छोटे भाग होते हैं, है ना। अब जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। अब इनमें से लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सोल, मतलब सेल, मतलब सुसाइड बैग कहते हैं हम कोशिका की। तब लाइसोसोम्स में ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो कोशिका के अंदर मौजूद बेकार पदार्थों और उनके मरे हुए कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। अब लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं दोस्तों, समझ गए ना, ऐसे ये एंजाइम इस तरीके के होते हैं जो कोशिका के अंदर जितने भी जो बेकार के घटिया पदार्थ होते हैं वो किसी काम के नहीं है, और जो मत कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट कर देती हैं। तो ये यदि इसके कारण क्या होता है, इसके कारण से हम लाइसोसोम को, अगर मान लो लाइसोसोम फट जाए तो इसके एंजाइम की पूरी कोशिका भी आपकी खत्म हो जाएगी। समझ गए ना कितना खतरनाक काम हो सकता है ये। तो ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, ये सब फट जाती हैं, तो इसलिए हमें इसे क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। तो ये है आपका सुसाइड बैग। कोशिका का अपशिष्ट नष्ट करता है ये, ठीक है ना। और खोज किसने की थी, ड्यू ने। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, मतलब किस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम को क्या कहते हैं हम, प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्वेश्चन आपके बार बार बनते हैं। देखिए अब ये है इकोनॉमी का क्वेश्चन आपका 35। अब यह है भारत में मुद्रास्फीति, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इसको मापने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त सूचकांक कौन सा है। समझ गए ना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब कि सीपीआई, जिसको हम सीपीआई कहते हैं। सीपीआई क्या होता है कि देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए मुद्रास्फीति समझते हैं होते क्या है, मतलब महंगाई क्या होती है। महंगाई आपने देखी होगी, कुछ ही महंगी हो गई। आज एक साल पहले कुछ ही मिलती थी 10 रुपये की, अब वो हो गई कितने की, 15 रुपये की। तो 5 रुपये क्या है, 5 रुपये बढ़ गए, तो मतलब वो महंगी हो गई, उससे हम कहते हैं कि महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गई। अब मुद्रास्फीति का मतलब यही मतलब कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती रहती है। जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों की क्या है, खरीदने की शक्ति होती है, मतलब जैसे हम क्रय शक्ति क्षमता कहते हैं, वो कम हो जाती है। अब महंगी चीज़ हो जाएगी तो बेचारों की औकात मान लो या कुछ ही मान लो, मतलब कम हो जाती है, मतलब खरीदने की, है ना। तो दिल पे मत लेना भाई, औकात शब्द ऐसे बोल दे दिया मैंने। अब देखिए भारत में वर्तमान समय में महंगाई को आप देखोगे तो रियलिटी में आज के समय में महंगाई को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम सीपीआई का यूज़ करते हैं। और आरबीआई जब रेपो रेट या फिर और कोई मौद्रिक नीतियों से जो भी रिलेटेड डिसीजन इसमें लेती है ना, तो सीपीआई के आंकड़ों को विशेष महत्व हम देते हैं। तो कोई भी डिसीजन होगा आरबीआई लेगी, रेपो रेट और ये जो आपके मौद्रिक नीति हैं उनसे संबंधित कोई भी डिसीजन लेती है, तो सीपीआई के आंकड़ों को इसमें हम रखते हैं, तो सीपीआई इसको मापती है। अब दोस्तों की सीपीआई मतलब कि आम उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली कोई भी वस्तु या फिर सेवा, इसको हम कीमतों के आधार पर तैयार किया जाता है। अब सीपीआई का हमने जान लिया इसमें, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और आरबीआई मतलब कि आपका सीपीआई पर ध्यान देता है। और फिर डब्ल्यूपीआई मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं इसे। फिर आईआईपी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, और यह है इकोनॉमी का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन ये हो गया आपका। फिर 36 क्वेश्चन देखते हैं हम। यह है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। इसका सही आंसर आपका होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, देखिए 1973 में। देखिए दोस्तों, भारत में बाघों की संख्या, जो बाघ है ना, बाघों की संख्या लगातार कम होती जा रही है आज की डेट में। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने भी क्या कहा था कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी कि हम इनकी संख्या बढ़ा सकें। आप देखिए भारत में जनसंख्या इंसानों की तो बढ़ती आ रही है, इनकी कम हो रही है, तो इनको बुरा क्यों नहीं लगेगा, है ना। तो इनके लिए भी सरकार ने कदम उठाए। तो इस परियोजना मतलब इस प्रोजेक्ट का जो मेन मोटिव था, ये बाघों और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना था, है ना। इसका ये मतलब कि वहाँ पे जो जितने भी रहते हैं वो बाघ, उनकी जगह कैसी है उनको सही रखना, उनकी संरक्षण देना, तो इनका काम था। अब शुरुआत में केवल कुछ टाइगर रिजर्व आपके बनाए गए थे, लेकिन आज देश में कई सारे टाइगर रिजर्व बन चुके हैं, ठीक है ना। अब भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है आपका, बाघ है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका कौन सा? बाघ है ना, बाघ। समझ गए बाघ कैसे लिखते हैं? बाघ। तो ये होगा बाघ, है ना। अब आज की डेट में भारत विश्व में सबसे अधिक बाघों वाला जो है हमारा देश बन चुका है ना। अब पर्यावरण से जुड़े क्वेश्चन आपके इसमें बनते रहते हैं। तो चलिए ये हमने कवर कर लिया। अब बाघ संरक्षण हेतु किया गया था। फिर राष्ट्रीय पशु कौन था आपका? ये NTCA कौन सी संबंधित संस्था है? अब जिम कॉर्बेट पहला टाइगर रिजर्व था, ये जिम कॉर्बेट है ना, पहला टाइगर रिजर्व था ये। अब आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, इसमें पूछते हैं। देखिए ये है 37, भारत नाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? भारत नाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु में, चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में अभी तमिलनाडु के नए CM बने हैं, है ना। तमिलनाडु के नए CM बने हैं, तो उनका नाम क्या है? आपको उनका रियल नेम बताना है, रियल नेम क्या है ना, रियल नेम और पूरा नाम बताना है, ठीक है ना, अच्छे से। तो चलिए दोस्तों ये इसके बारे में जानते हैं कि भारतनाट्यम क्या है। भारत का जी भारत की सबसे प्राचीन और आपकी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक मानी जाती है दोस्तों। और इसका जो रिलेशन है आपका तमिलनाडु राज्य से, हमारा वहाँ पे इसको मना दें, ठीक है। और फिर इस नृत्य में, इस डांस में आपका भाव हो गया, मुद्रा हुई, संगीत हो गई, ये चीज़ें और अभिनय मान लो, ये सब अद्भुत चीज़ें इसमें आपकी इनका मिक्सर देखा जाता है। तो प्राचीन काल में आपका इसे हम मंदिरों में नाचते थे, ये सब चीज़ें करते थे मंदिरों में। तो आपके ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और जैसे कि मान लो और भी हैं आपके, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, कथकली केरल, उड़ीसा का मतलब उड़ीसी हो गया, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। और उड़ीसी मतलब उड़ीसा है, और कथक मतलब उत्तर प्रदेश में है, और कथकली ये आपको केरल में है। और ये संगीत नाटक अकेडमी ये आपकी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। अब देखें 39वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। तो ये पारा, ठीक है ना, मरकरी कहते हैं। तो ये एक विशेष धातु है ना, क्योंकि ये सामान्य तापमान पर आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब नॉर्मली टेम्परेचर ऐसी पड़ी हुई मिलेगी, मतलब कहीं भी आप देखोगे चारों तरफ, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर आपको कैसी लिक्विड मिलती है, मतलब लिक्विड नॉर्मली आपको लिक्विड मिलती है ना। तो यही इसलिए इसको जो गलनांक है बहुत कम होता है। अब पारा का रासायनिक आपको नाम, इसका प्रतीक मान लो, पारा कौन सा? Hg, इसको हम Hg बोलते हैं पारा। तो इसका जो यूज़ था थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता था, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो विषैली प्रकृति है, इसके कारण क्या है कि अब हम इसका यूज़ करते नहीं हैं, क्योंकि ये थोड़ा जहरीला टाइप का भी बन जाता है। अब परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। देखिए अब सामान्य ताप पर ये द्रव धातु में होता है, Hg होता है, थर्मामीटर में होता है, विषैली धातु है। ये कंसेप्चुअल काफी क्वेश्चन बनते हैं। 39, भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष किया गया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, मतलब हमें, मतलब कि एक तरीके से हमारा जो स्माइलिंग बुद्धा था कि हमारा देश अपने आप को साबित करना चाहता था कि हमारे पास भी एक तरीके से परमाणु हथियार हैं, ये सब हैं। तो ये भी इसके क्षेत्र में हमने ये किया था, स्माइलिंग बुद्धा आपका जो था। तो काफ़ी ये इसका आंसर क्या था दोस्तों? ये है आपका ऑप्शन बी। ये कब गया था? 1974 में। देखिए अब भारत में अपना जो था, भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण 18 मई, ये कब किया था? 18 मई आपका था, 18 मई 1974 को क्या किया था? राजस्थान के पोखरण में किया था। अब राजस्थान का जो पोखरण है उसमें किया था। अब वहाँ पे दोस्तों ये जो परमाणु परीक्षण होते हैं, ऐसे आसपास के मोहल्लों में कर दिए, ये बहुत खतरनाक होते हैं। आसपास का एरिया ही खत्म कर देते हैं, 10, 15, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर सब एरिया उड़ा देंगे आपका। तो बहुत खतरनाक ये होते हैं। इससे भी खतरनाक तो इस हाइड्रोजन बम होता है। तो इसलिए इसको करते हैं रेगिस्तान में, बहुत मतलब कई किलोमीटर दूर कोई नहीं होता वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे आसान होता करना। तो पोखरण में क्या था? तो इस परीक्षण का जो कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा था। तो उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो इस परीक्षण ने भारत को क्या किया? मतलब परमाणु शक्ति संबंध देशों की श्रेणी में ला दिया। मतलब ये हमने अपने आप को साबित कर दिया भाई हम भी कोई छोटी मोटी कंट्री है, हमारे पास भी परमाणु हथियार है, हमसे कोई टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा वो वाला हिसाब था। काफ़ी लोगों ने सोचा कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें तो करना था भाई। इसके बाद 1998 में फिर पोखरण 2 भी हो गया था। 1998 में आपका पोखरण 2 हुआ था। पोखरण 2 परीक्षण किया गया था इसके बाद फिर, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन शक्ति।
तो जो 1974 में 18 मई 1974 को हुआ था उसे बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा, और फिर जो 1998 में हुआ था पोखरण 2 उसको बोलते हैं हम ऑपरेशन शक्ति। ये नाम आपको याद रखते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। यह है पोखरण राजस्थान में होता, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे, 18 मई को हुआ था 1974 में पहला परमाणु पोखरण 2, ये 1900, ये आपको याद रखना है। फिर प्रश्न है 40, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम 12वीं मतलब कि जो 12वीं योजना का काल का कौन सा था, वो कौन सा काल था इसका 12वीं पंचवर्षीय योजना का? इसका सही आंसर आपका है सी, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है 2012 से 2017 तक। देखिए भारत में जो आपकी योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, और पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1991 में शुरू हुई थी। अब दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी, ठीक है ना। तो यही भारत की हमारी अंतिम भी मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं किया। अब इसके बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था, और फिर इसके बाद फिर हमने योजना आयोग की जगह फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। तो ये गठन किया गया था। इसको भी पूछ रहे थे भाई कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। तो आपके क्वेश्चन ये बनते हैं, तो ये वाला इसके हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि योजना आयोग बना था 2015 में, ये सब समाप्त की गई थी आपका, और नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। फिर प्रथम योजना आपकी 1991 में थी, फिर 12वीं योजना अंतिम थी जो कि अभी 2012 से 2017 तक चली थी। अब दोस्तों देखते हैं 31वां क्वेश्चन। 31 है 4, हाँ 30, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है 40, हाँ 40 हो गए। अब 40 के बाद 41, हाँ 41 क्वेश्चन है दोस्तों। ये है दोस्तों आपका, कहाँ गया, भारतीय संविधान के अनुसार, हाँ भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका क्या है, इसका आपका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर आपका होगा दोस्तों क्या पता है? ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब संवैधानिक प्रक्रिया से होता है। अगर मान लो कभी इनके चुनाव को लेकर के कोई विवाद हो जाए, तो जैसे कि मान लो किसी उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति हो जाए, या परिणाम को चुनौती दी जाए, या उसका तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हम 41वां क्वेश्चन। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है ना, उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। इसकी एक खास बात यह भी है दोस्तों कि इसमें कुछ सदस्यों को जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा नामित करते हैं। राष्ट्रपति इसको सीधा राष्ट्रपति अपने हिसाब से राज्यसभा भेज देते हैं, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब सरकार के जो चहीते होंगे वो राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें चलती हैं, जुगाड़बाजू। अब संविधान के जो अनुच्छेद 80 के अनुसार आप देखें तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। अब ये सदस्य आपके किस किस फील्ड से आते हैं, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, इनको नोट कर लेना कि ये आपके साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो उसका जो उद्देश्य है कि भाई संसद में ऐसे अनुभवी लोगों की भागीदारी बढ़े, ऐसे लोग आएँ जो देश के विकास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान दे सकें। अब मुझे नहीं समझ में ये नहीं आता कि जो क्रिकेट खेलते हैं, जो अब वो जो क्रिकेट खेलने वाले लोग, वो क्या चाहना है कि देश में क्या चाहिए, गरीबों को क्या चाहिए। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं दोस्तों। अब मैं इस पर बोलूँगा नहीं, लेकिन फिर भी राज्यसभा में आप जानते हैं हकीकत क्या है। राज्यसभा में आपको पता है कि ऐसे लोगों को बिठाया जाता है जो कि देश की विकास में, देश के मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता है, बस सिर्फ अपना ही फ़ायदे की बात करते हैं। देखिए चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से कि इनका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखिए साहित्य हो गया, विज्ञान, कला और समाज सेवा से चुने जाते हैं। 80 में आता है आर्टिकल। और राज्यसभा स्थायी सदन है दोस्तों आपका। अधिकतम सदस्य संख्या आपकी 250 इसमें हो सकती है, और वर्तमान निर्वाचित सदस्य आपके निर्वाचित कितने होते हैं, 238 हो सकते हैं।
42वां है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? तो सही आंसर इसका इनकलाब, इसका किसने बनाया था दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका इनकलाब जिंदाबाद। देखिए इनकलाब, इसके बात है कि सही आंसर है ऑप्शन बी भगत सिंह, ठीक है ना। तो इनकलाब जिंदाबाद जो है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रसिद्ध नारा माना जाता है दोस्तों, है ना। मतलब कि इसका आप देखें तो क्रांति अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद मतलब कि क्रांति अमर रहे, इसका मतलब ये होता है क्रांति अमर रहे। मतलब कि नारा सबसे पहले ये जो दिया था आपका जो सबसे पहले जो नारा दिया था ये था हज़रत मोहानी ने दिया था। लेकिन दोस्तों इसे पूरे देश में जो लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है हमारा, वो भगत सिंह को जाता है। दिया था किसने, हज़रत, किसने दिया था, मौलाना हज़रत मोहानी ने। और मतलब फेमस किसने किया, भगत सिंह ने। तो ये क्वेश्चन आता है जब भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, तब उन्होंने इस नारे का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इस तरीके से वो नारे लगा करते थे कि क्रांति अमर रहें, क्रांति अमर रहें। ये अंग्रेजों के खिलाफ डर फैलाते थे, है ना, तो कि डर जाए हमसे। आज भी ये जो आपका नारा है जो देशभक्ति और क्रांतिकारी भावना को प्रतीक माना जाता है। तो परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन तो काफ़ी पूछे जाते हैं कि बहुत बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। देखिए मूल रूप से मौलाना हज़रत मोहानी ने दिया था, भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। HSRA का संगठन से जुड़े थे ये। लाहौर षड्यंत्र केस प्रसिद्ध है आपका, लाहौर षड्यंत्र केस। देखिए 43 क्वेश्चन ये हम डिस्कस पहले भी डिस्कस किया था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका है, ये आपका भारत है। तो सबसे लास्ट में आता है दक्षिणतम बिंदु भारत का, ये है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दोस्तों क्या है ये, कि जो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पे स्थित है ये। अब बहुत से जो विद्यार्थी हैं आपका कन्याकुमारी को क्या है कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु समझ लेते हैं। देखिए कन्याकुमारी सबसे दक्षिण बिंदु हमारा नहीं है, लेकिन वास्तव में कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु है, जबकि पूरे भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। समझ गए अंदर। 2004 में क्या हुआ था कि 2004 में आपका 2004 में सुनामी आई थी, उसके दौरान ये क्षेत्र क्या काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। 2004 में इसके ये एक तरीके से डूब गया था, और एक तरह से भूगोल में उत्तरतम आपका उत्तर दक्षिण और पूर्वतम और पश्चिम जितने भी ये छुड़े थे प्रश्न आपके बनते रहते हैं। ये अंडमान निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। 2004 में सुनामी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। भारत का दक्षिण बिंदु है, कन्याकुमारी भूमि का मुख्य दक्षिण बिंदु है। 44वां है दोस्तों, 44वां है आपका मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक कौन सा है तत्व है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है दोस्तों इसमें, बताइए दोस्तों। इसका आपको आंसर पता हो तो, इसका आंसर आपको पता हो बताइए। देखिए इसका सही आंसर आपको होगा कौन सा, आयरन, ऑप्शन सी। देखिए हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है दोस्तों, हमारे ब्लड में पाया जाता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी ब्लड फ्लो होता है तो ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है ना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है कौन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा है, वो है आयरन। तो यही कारण है कि दोस्तों कि जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है ना, तो आपका जो हीमोग्लोबिन है, जिससे हम HGS बोलते हैं हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन इसका जो लेवल है कम हो जाता है और एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। अब एनीमिया लड़कियों में ज़्यादा होती है। तो लड़कियों में क्या होती है, क्योंकि वो आप बताओ उनके पीरियड्स भी आते हैं और थोड़ा उनको मतलब उसकी वजह से दिक्कत आती है। माँ होती है, जन्म देती है बच्चों को, तो काफ़ी ज़्यादा आयरन कैल्शियम बच्चों में चला जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो उनमें थोड़ा ये इस वजह से कम होता है ब्लड। देखिए तो इनको खाना क्या चाहिए, देखिए डॉक्टर अगर आपको बोलें तो डॉक्टर के हिसाब से बताऊँ तो आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपका आयरन युक्त भोजन आपको खाना चाहिए, जिसमें देखिए आयरन सबसे ज़्यादा किसमें होता है। देखिए पालक तो खाइए, पालक आप खाओगे तो उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम आयरन विटामिन बहुत भरपूर होते हैं। कच्चा खाइए, पालक बहुत फ़ायदा देगा आपको। चुकंदर खाइए, गुड़ खाइए, गहरी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं लोग, और ये भी चीज़ें खाइए, और गुड़ और चना खा सकते हैं, ये फ़ायदा देते हैं आपको, है ना। देखिए RBC में पाया जाता है, ऑक्सीजन परिवहन करता है, कमी से एनीमिया होता है, आयरन युक्त प्रोटीन है।
अब चलते हैं 45वां क्वेश्चन कि भारत में पहली बार वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद का गठन अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। तो आपको पता जीएसटी परिषद, मैं बताया था जीएसटी परिषद किसने क्या किया था, तो 279A। ये तो आपको पता ही बताया था मैंने कि जीएसटी मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि इसको हमने 1 जुलाई 2017 को हमने लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पूरे भारत में हमको वन नेशन वन टैक्स लाना है, पूरे देश में सब व्यवस्था एक जैसे करनी है, 50 टैक्स इधर उधर देते हैं वो ना देने पड़े। तो जीएसटी परिषद का एक गठन था कि जीएसटी परिषद का गठन आपका 279A के तहत कर दिया गया था। और ये जीएसटी परिषद से जुड़े इंपॉर्टेंट सवाल, आपके टैक्स से रिलेटेड सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो इस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है ना। और जबकि सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं, समझ गए ना। आपके जो निर्मला सीतारमण है केंद्रीय वित्त मंत्री, वो इसके अध्यक्ष होते हैं जीएसटी परिषद के। और जो अन्य सभी जितने राज्यों के वित्त मंत्री हैं वो इसके सदस्य होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये 101वां संविधान संशोधन के द्वारा ये लाया गया था, जीएसटी को लागू किया था 1 जुलाई 2017 को। अध्यक्ष ने केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री सदस्यों से होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में समझ में छप गया होगा। अब देखिए 46वां कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस तो कल ही है, तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 5 जून को ये मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ये इसलिए मनाते हैं दोस्तों कि पर्यावरण के प्रति आपके अंदर एक ऐसी जागरूकता बने, आप जागरूक हो कि हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सतत यूज़ करना है, कोई भी चीज़ है गंदगी नहीं फैलानी है और पेड़ पौधे लगाने हैं। और हमें अपने अगली पीढ़ी के लिए भी अपने जो वर्तमान के संसाधन हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो प्रकृति है, वो हमें वैसी की वैसी और अच्छी अपने पीढ़ी के लिए भी छोड़ के आनी है, अगली जनरेशन के लिए छोड़ के आनी है, जिससे कि हमारे देश में क्या है कि अच्छे से बिल्कुल उनको एक ऐसा जीवन मिल सके जिसमें वो प्रदूषण मुक्त हों और उनको बिल्कुल बिना केमिकल वाला खाना खाने को मिल जाए। मतलब ये चीज़ें उसको मिलती हैं कि इसलिए आपको सतत विकास की तरफ जाना चाहिए। और कोई भी पेड़ अगर उखाड़ता है उसका विरोध कीजिए, पेड़ लगाइए। 5 जून को मनाते हैं। हमारे गांधी जी ने बोला था कि अगर ये पृथ्वी का यूज़ आप अपनी लालच के लिए करोगे तो ये बहुत कम पड़ जाएगी पृथ्वी, है ना। लेकिन अगर इस पृथ्वी का आप यूज़ अपने किसके लिए, ज़रूरत के लिए करोगे तो आपके लिए ये पृथ्वी ही पर्याप्त है। वो लालच की तो कोई सीमा नहीं होती दोस्तों। आपको बताया कि लालच के यूज़ नहीं करना, पृथ्वी आपके लिए एक ही है दोस्तों, इसलिए इसका यूज़ करो। इसलिए आपके अंदर थोड़ा बहुत तो समझदारी होनी चाहिए। पेड़ लगाना सीखिए, पेड़ मत उखाड़िए और समझदारी लाइए अपने अंदर। आपका संविधान भी बोलता है, आर्टिकल 48 भी है शायद आपका, है ना। 48 जो ए है आपका, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, वन्य जीवों की रक्षा करनी है, तो यह सब चीज़ें आपको करनी है ना। तो देखिए शुरुआत ये क्या है, आपका 1900 मतलब जो आपका पर्यावरण दिवस था, इसमें देखिए विश्व पर्यावरण दिवस हर साल आपका 5 जून को मनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या है, जागरूक करना है। मतलब कि इसका जो शुरुआत हुई थी आपका 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, है ना। स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के बाद इसकी हुई थी शुरुआत कि हमें इस पर फोकस करना है, पर्यावरण पे नुकसान हो रहा है। तो आज लगभग हर देश में इस दिन पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और मनाते हैं, लेकिन वो ये सीरियस नहीं होते लोग, है ना। तो UNEP से संबंधित है ये। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करवा रहा जो ना आए, सब आने वाले हैं और आ चुके हैं, मिला के देख लेना, सब आएगा, बस ध्यान से सुनो और समझो। देखिए 47 अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, इसके रचनाकार बताइए। इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, कालिदास। तो इसके रचनाकार कौन है, इसके प्रसिद्ध है रचनाकार। देखिए ये नाटक राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पर आपका माना जाता है। तो ये दोनों थे, एक राजा था दुष्यंत और एक थी शकुंतला, तो इनकी प्रेम कहानी थी, लव स्टोरी चलती थी, तो उस पर ही लिखा गया है। तो इसकी लोकप्रियता केवल भारत में ही नहीं है दोस्तों, विदेशों में ही थोड़ा फैल रही है, जाते उनमें माने जाते हैं। मतलब कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी हम कहते हैं, ठीक ना। तो उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में आपकी कौन सी है, कालिदास की और भी रचनाएं जो पूछी जा सकती हैं, जो बता रहा हूँ आपको, वो है आपकी मेघदूत हो गई,
आपकी और कुमार संभवी है, कुमार संभव और मेघदूत और आपकी रघुवंश है। तो ये आपके पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इससे। अब संस्कृत साहित्य की महान कृति है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और मेघदूत भी इसकी उनकी रचना है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल है। अब 48वां, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता किस में आती है? तो भूकंप की तीव्रता ऑप्शन क्या इसका आपके सामने है, तो सिस्मोग्राफ में होती है। जब पृथ्वी के अंदर ऊर्जा निकलती है, कोई भी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर क्या की हलचल होती है, और हलचल कौन सी होती है? पृथ्वी की दुर्बलता मंडल में थोड़ा बहुत मैग्मा बढ़ा होता है, तब उसको बाहर आने के लिए जब भाई नीचे बहुत उच्च दाब और दबाव होगा तो क्या है, जैसे आपकी सीटी देखो, आपका कुकर देखो, कुकर में जब गैस बनती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर होता है, तो अंदर भाप बनती है, तो वही भाप कहीं से निकलने की कोशिश करती है। अब नहीं निकलेगी तो फटेगा सीधा, और जहाँ से भी उसको मौका मिले निकलने का तो एकदम बहुत ब्लास्ट होता है। तो वो चीज़ इसमें होता है, तो इसको अंदर होती है इसको, तो इसको हम क्या कि अंदर जो ऊर्जा निकलती है वो हम भूकंप कहते हैं। तो इस भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए अब जिस यंत्र का हम यूज़ करते हैं वो है सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता है, और जबकि रिक्टर जो स्केल है आपको भूकंप की तीव्रता को मापने का पैमाना है। समझ गए? अब परीक्षा में ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब जैसे आपका जो बैरोमीटर है वो वायुदाब को मापता है, बैरोमीटर आपका वायुदाब मापता है, और एनीमोमीटर आपका वायु वेग को नापता है, और एक और है हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब द्रव का मापन, द्रव का घनत्व, और सिस्मोग्राफ मतलब भूकंप, है ना। अब ये है भूकंप तरंगें रिकॉर्ड करता है, रिक्टर स्केल तीव्रता मापता है, बैरोमीटर आपका वायुदाब, एनोमीटर वायु वेग, और ये सब चीज़ें। ये जियोग्राफी और साइंस का मिक्सचर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अब 49वां है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित विषय दिए गए हैं? पंचायतों से संबंधित विषय कौन सी में, पंचायतों कौन सी है दोस्तों? आपको पता है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है सवाल, कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका 73वां। हमने पता था कि 73वां तो था ही, लेकिन कौन सी अनुसूची होती है? अनुसूची आपकी 11वीं, ऑप्शन सी। देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों आपका 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, और इस संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, अब जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए थे। कितने विषय थे? आपको 29। अब इन विषयों में आपके कौन सी थी? कृषि थी, सिंचाई थी, हो गई, अब जैसे कृषि सिंचाई, ग्रामीण विकास हो गया, इससे मामले, पशुपालन के मामले, थोड़े बहुत हेल्थ के मामले, ये सब इसमें शामिल थे। तो इसी प्रकार आपका 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, और उसमें आपका क्वेश्चन पूछा होता था 11वीं और 12वीं अनुसूची थे। ये है आपका 73वां संविधान संशोधन, 29 विषय हैं, ग्राम पंचायत से संबंधित था, और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। लोकल गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पूछा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन है 1975। देखिए ऑप्शन बी, भारत का जो पहला उपग्रह था आपका कब तक किया था? ये आपका 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। जो इसका नाम एक तरीके से किसने रखा था? जो आपके गणितज्ञ थे बहुत ज़्यादा, है ना, तो गणितज्ञ जैसे हम बोलते हैं, भारत के बहुत बड़े खगोल शास्त्री जो आपके आर्यभट्ट थे, उनके नाम पर इनको हम सम्मान देने के लिए रखते हैं। अब इस उपग्रह को सोवियत संघ की सहायता से, मतलब यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर था सॉरी, तो यूएसएसआर की मदद से हमने इसको छोड़ा गया था। हमारे पास उस टाइम अपनी कोई भी एक परिक्षेपण प्रणाली नहीं थी जिससे हम छोड़ सकें। अब ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। उस टाइम हमने बहुत बड़ा काम किया था, तो उस टाइम तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। आर्यभट्ट की सफलता के बाद भारत ने फिर अंतरिक्ष में लगातार और भी चीज़ें छोड़ते गए हैं। आज भी देखो कि इसरो कहाँ से कहाँ तक कितने मिशन छोड़ रही है, बहुत चीज़ें हम आगे बढ़ चुके हैं। बहुत पहले, मतलब पहले ज़माना अलग था, तो अब की काफ़ी चीज़ें हम छोड़ चुके हैं। साइंस टेक के मामले हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया था सोवियत संघ की सहायता से, और नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर है। और इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं हम, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये संगठन है जो कि आपका इसमें आता है, स्पेस से रिलेटेड सभी काम इसमें नोडल एजेंसी है। ये इसरो जो है आपकी नोडल एजेंसी है स्पेस की, है ना। अब ये क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं दोस्तों, ये आपकी आंसर की है दोस्तों, इसे मिला लेना आपकी, मतलब ये क्वेश्चन इसके जो बताए वही आंसर है इसके। अब देखिए, इसमें आज क्वेश्चन लगाना भूल गया, लेकिन
लास्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। लास्ट में आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसी वीडियो खत्म होगी उसके बाद आपको मैं लगा दूंगा जो क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना और अच्छे से देखना, मन लगा के देखना और सुनना समझना, और चाहो तो इसको PDF को अपने पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना और चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। ऐसे देखते रहिए, लगातार हम लाते रहेंगे और क्वेश्चन आपके पूछे आने, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आपकी यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद और वंदे मातरम।